स्वागत। आज हम एक बहुत ही गहरे और भावनात्मक विषय में उतरने जा रहे हैं। नमस्ते। हमारे पास जो सामग्री है वो बचपन के उन अनकहे एहसासों के बारे में है, जब एक बच्चे को लगता है कि उसकी आवाज कहीं खो गई है, मतलब कि उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा। हाँ, और स्रोत की शुरुआती पंक्तियां ही इस अनुभव की पूरी तस्वीर खींच देती हैं। हाँ। वो पूछती हैं, कभी तुम्हें याद है वो दिन जब तुम कुछ कहना चाहते थे लेकिन किसी ने सुना ही नहीं? आज हम इसी अनदेखे बच्चे, या जिसे स्रोत इग्नोर चाइल्ड कहता है, उसी की अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखेंगे कि ये एहसास कैसे जन्म लेता है, इसका मतलब क्या है, और सबसे जरूरी, इससे उभरने का रास्ता क्या हो सकता है। बिल्कुल, चलिए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस पल से जहां ये सब शुरू होता है। स्रोत हमें बचपन की उन छोटी छोटी घटनाओं में वापस ले जाता है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे जब कोई बच्चा बहुत उत्साह से अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है और उसे जवाब मिलता है, अरे वाह अच्छा है, अब जाओ खेलो। या जब वो रोता है और उसे कहा जाता है, इतना भी क्या रोना, चुप हो जाओ। ये पल देखने में बहुत छोटे लगते हैं ना, लेकिन स्रोत के अनुसार इनका असर जहर की तरह धीरे धीरे फैलता है। सही कहा, एक बच्चे का जो मन है वो पैटर्न खोजता है। तो जब बार बार उसकी भावनाओं को, उसकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है, तो वो एक पैटर्न बना लेता है। क्या पैटर्न? कि शायद मैं जो महसूस करता हूँ वो जरूरी नहीं है, शायद मेरी बातें मायने नहीं रखती। ये सोचना भी कितना तकलीफदेह है कि एक बच्चा ये नतीजा निकाल रहा है, मतलब वो अपनी खुशी, अपना दुख, सब कुछ अंदर ही रखना सीख लेता है। और स्रोत यही कहता है, यही एक इग्नोर्ड चाइल्ड का जन्म होता है। वो बच्चा खुद को बचाने के लिए अपने चारों ओर एक अनदेखी दीवार बना लेता है। एक दीवार? हाँ, एक ऐसी दीवार जो उसे बाहरी दुनिया के दर्द से तो बचाती है, पर उसे दूसरों से और अंत में खुद से भी दूर कर देती है। तो ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो धीरे धीरे एक कैद बन जाता है। बिल्कुल। जब उसे वो स्नेह और तवज्जो नहीं मिलती जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वो खुद को समेटना और चुप रहना सीख लेता है। स्रोत में कुछ ऐसे वाक्यों का भी जिक्र है जो शायद हम सबने कभी ना कभी सुने होंगे, जैसे इतना भावुक मत बनो, या बड़ों के बीच में मत बोलो। हाँ, ये वाला तो बहुत कॉमन है। ये बातें कैसे एक बच्चे को ये सिखा देती हैं कि उसके एहसास, मतलब उसके इमोशंस, एक बोझ है। यहीं से स्रोत हमें इमोशनल निग्लेक्ट यानी भावनात्मक उपेक्षा की अवधारणा से मिलवाता है, और इसकी परिभाषा बहुत शक्तिशाली है। क्या कहता है स्रोत? स्रोत कहता है, ये एक ऐसी चोट है जो दिखती नहीं लेकिन सालों तक महसूस होती है। वाह, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम अक्सर ट्रॉमा को किसी बुरी घटना से जोड़ते हैं, कुछ ऐसा जो किसी ने किया हो। जैसे कोई डांट या कोई सजा। सही। लेकिन स्रोत ये स्पष्ट करता है कि ट्रॉमा सिर्फ तब नहीं होता जब कोई कुछ बुरा करता है, बल्कि तब भी होता है जब कोई जरूरी चीज करता ही नहीं। अच्छा, जैसे कि? जैसे जब कोई बच्चा डरा हुआ हो और उसके डर को बकवास कहकर टाल दिया जाए, या जब वो कोई गहरा सवाल पूछे और उसे कोई जवाब ही ना मिले। ये जो न करना है, ये एक खालीपन छोड़ जाता है, और यही भावनात्मक उपेक्षा आगे चलकर एंजाइटी, लोगों को हर हाल में खुश करने की आदत, जिसे पीपल प्लीजिंग कहते हैं, और गहरे आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट का बीज बो देती है। बिल्कुल। तो ये बीज बचपन में बो दिए जाते हैं। स्रोत इस पर भी बात करता है कि जब ये बच्चा बड़ा होता है तो ये बीज कैसे एक पूरे पेड़ का रूप ले लेते हैं, मतलब वयस्क जीवन में इसका क्या असर दिखता है। इसका असर बहुत गहरा और फैला हुआ होता है। स्रोत के अनुसार वो बच्चा अब एक वयस्क बन चुका है, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली हैं। मतलब वो अब भी वही कर रहा है जो उसने बचपन में सीखा था। हाँ, चुप रहना और सबको खुश रखना। वो ऑफिस में बॉस को, दोस्तों के बीच, अपने रिश्तों में, हर जगह मुस्कुराता है और सबकी जरूरतों का ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का वो डरावा बच्चा आज भी मंजूरी, अप्रूवल के लिए तड़प रहा है। उसे डर है कि अगर उसने सबको खुश नहीं रखा तो उसे फिर से अनदेखा कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। और इसी से परफेक्शन की तलाश भी जुड़ी है ना। स्रोत बताता है कि हर चीज को बिल्कुल सही करने की कोशिश भी इसी डर से आती है। सही पकड़ा आपने। कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा, मेरी कोई कीमत नहीं रहेगी। बिल्कुल। परफेक्शन एक ढाल बन जाता है। अगर मैं सब कुछ परफेक्ट करूंगा तो शायद कोई मेरी मेहनत देखेगा, शायद कोई मुझे सराहेगा, लेकिन ये एक अंतहीन दौड़ है। क्योंकि
ये भूख बाहर से कभी पूरी नहीं हो सकती। कभी नहीं। यहाँ एक और बात है जिसने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया, हम्म, चुप्पी और अंतर्मुखी हम्म, इंट्रोवर्ट स्वभाव के बारे में। क्या किसी का शांत रहना या कम बोलना सिर्फ एक पर्सनैलिटी है, या फिर ये बचपन का एक रक्षा तंत्र, एक डिफेंस मैकेनिज्म है? मैंने इसे हमेशा एक स्वभाव ही माना था। ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खुद को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। कैसे? देखिए, अगर कोई अपने शांत स्वभाव को सिर्फ एक पर्सनालिटी माने तो वो उसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन अगर वो इसे एक रक्षा तंत्र के रूप में देखे तो ये समझने का दरवाजा खुलता है कि इस चुप्पी के पीछे एक गहरा दर्द है जिसे सुनने की जरूरत है। जैसा कि स्रोत में लिखा है, जब कोई नहीं सुनता तो खुद को सुनना ही सबसे सुरक्षित है। एग्जैक्टली, ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। वो इंसान बाहरी दुनिया के शोर से हटकर अपनी एक आंतरिक दुनिया बना लेता है। लेकिन इस सुरक्षा की भी तो कोई कीमत चुकानी पड़ती होगी। हाँ, और वो कीमत बहुत बड़ी है। व्यक्ति दूसरों के लिए सब कुछ करता है, पर जब उसे जरूरत होती है तो वो किसी से मदद नहीं मांग पाता। उसे लगता होगा कि अपनी परेशानियां बताकर वो दूसरों पर बोझ बन जाएगा। असली एहसासों के चारों ओर इतनी मोटी दीवार बना ली है कि कोई अंदर झांक ही नहीं सकता। तो मतलब वो एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा कर्मचारी हो सकता है, लेकिन वो खुद का अच्छा दोस्त नहीं बन पाता। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। ये सब सुनकर एक भारीपन महसूस होता है। तो अब बात आती है समाधान की। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? मुझे ये बात अच्छी लगी कि इस स्रोत माता पिता को सीधे तौर पर दोष देने के बजाय उस स्थिति को समझने पर जोर देता है। हाँ, कि शायद वो लोग खुद अपने दर्द में उलझे थे और उन्हें भी कभी किसी ने सुनना नहीं सिखाया था। बिल्कुल, ये हमें दोषारोपण के चक्र से बाहर निकालकर समझ की ओर ले जाता है, और यहीं से हीलिंग या स्वस्थ होने की प्रक्रिया शुरू होती है। कब शुरू होती है? स्रोत के अनुसार हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम उस बच्चे को सुनते हो जिसे बचपन में किसी ने नहीं सुना। जब एक वयस्क के तौर पर आप अपने अंदर के उस बच्चे की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन ये करना तो बहुत मुश्किल लगता होगा। मतलब अपने ही अंदर के उस दर्द का सामना करना बहुत मुश्किल है। जब आप उस दरवाजे को खोलते हैं तो बहुत सारा गुस्सा, उदासी, अकेलापन बाहर आ सकता है। स्रोत इस बारे में कोई प्रैक्टिकल सलाह देता है कि कोई इस सफर की शुरुआत कैसे करे? हाँ, स्रोत ये स्पष्ट करता है कि ये प्रक्रिया आसान नहीं है। इसमें आंसू, गुस्सा, खालीपन सब कुछ महसूस हो सकता है, और यही इसका हिस्सा है। तो हीलिंग का मतलब इन भावनाओं को दबाना नहीं है। नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करने की इजाजत देना है। जब सालों से दबा हुआ गुस्सा बाहर आता है तो उसे आने देना, जब रोना आता है तो उसे बहने देना। हर बार जब आप अपनी भावनाओं को बिना जज किए स्वीकार करते हैं तो आप उस अनदेखे बच्चे को आवाज देते हैं। आप उसे बताते हैं कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, तुम्हारी उदासी की वजह है, तुम्हें महसूस करने का हक है। इसका मतलब है कि अब दूसरों को खुश करने का नहीं, बल्कि खुद को समझने का वक्त है। सही। ये स्वीकार करने का वक्त है कि हमारे एहसास, हमारे आंसू, हमारी संवेदनशीलता, ये सब कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे इंसान होने का सबूत है। बिल्कुल। धीरे धीरे वो चुप बच्चा फिर से बोलना सीखता है। पहले शायद वो फुसफुसाएगा, फिर धीरे धीरे उसकी आवाज साफ होगी। वो अपनी जरूरतें बताना सीखेगा, ना कहना सीखेगा। हाँ, और वो ये समझेगा कि उसकी कीमत दूसरों की मंजूरी पर निर्भर नहीं करती। और जैसा कि स्रोत कहता है, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को अपनाने की जरूरत है। मतलब हीलिंग खुद का एक बेहतर वर्जन बनना नहीं है, नहीं, बल्कि खुद के हर हिस्से को, यहाँ तक कि टूटे हुए हिस्सों को भी गले लगाना है। आपने बहुत खूबसूरती से कहा। तो आज की ये चर्चा उस पूरे सफर के बारे में थी। एक कोने में चुपचाप बैठे बच्चे से लेकर उस वयस्क तक जो आखिरकार खुद को, अपनी आवाज को सुनना और अपनाना सीखता है। हाँ, और श्रोतकांत एक बहुत ही सुंदर और उम्मीद भरे चित्र के साथ होता है। अच्छा। वो कल्पना करता है कि जब आप लगातार अपने अंदर के उस बच्चे को सुनते हैं, उसे तसल्ली देते हैं, तो एक दिन वो बच्चा धीरे धीरे उठकर आपके पास आता है, आपकी आंखों में देखता है और पहली बार कहता है, धन्यवाद कि तुमने मुझे आखिरकार देखा। वाह! और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अब वो बच्चा अकेला नहीं है, क्योंकि अब, जैसा स्रोत कहता है, तुम उसके साथ हो। ये खुद के साथ एक गहरा, अटूट रिश्ता बनाने की कहानी है। बिल्कुल। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए मैं स्रोत में लिखी एक पंक्ति पर विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। कभी-कभी सबसे ज्यादा शोर उसी के अंदर होता है जो सबसे ज्यादा चुप रहता है। या मैं सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे अंदर का जो सबसे शांत हिस्सा है
वो असल में हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। शायद अब वक्त है कि हम दूसरों से वैलिडेशन मांगने के बजाय खुद को अंडरस्टैंडिंग दें। शायद अब वक्त है उस चुप्पी को सुनने का।